हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम गुप्त वंश को पढ़ेंगे, जो कि एंसेंट हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने एंसेंट हिस्ट्री की 10 वीडियो अपलोड कर दी है। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो एंसेंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को ज़रूर देख लें। आज हम गुप्त काल को पढ़ेंगे। पहले हम पूरी थ्योरी कवर करेंगे, लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। पहले पूरी वीडियो देखें और लास्ट में PYQ जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेखों के साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण का सहारा लिया गया है। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत को देखेंगे, फिर बौद्ध ग्रंथ को देखेंगे, फिर विदेशी विवरण को देखेंगे। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में हमें क्या क्या पता चला है, तो जैसे वायु पुराण से हमें गुप्त साम्राज्य का विवरण मिला है, मत्स्य पुराण से, कालिदास की रचनाएं से और मुद्रा राक्षस से, फिर बौद्ध ग्रंथ से आर्य मंजूश्री, उसके बाद फिर वसुबंधु चरित्र, फिर विदेशी विवरण से हमें क्या पता चला है, तो जैसे फाहियान, हैंसांग और अलबरूनी, ये तीनों जो थे ये विदेशी यात्रियों थे और विदेशी यात्रियों से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में विवरण मिलता है। तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में। तो सबसे पहले अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भारत में गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये श्रीगुप्त को जाना जाता है, जिसका शासनकाल 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व तक रहा था। और श्रीगुप्त ने प्रथम बार गुप्त साम्राज्य में महाराजा की उपाधि ग्रहण किया था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आता है, जो कि इसका पुत्र होता है, और घटोत्कच जो होता है ये इसका उत्तराधिकारी बनता है और इसने भी अपने पिता की तरह महाराजा की उपाधि धारण की थी। उसके बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल रहता है ये 319 ईसा पूर्व से लेकर 335-336 तक शासन किया। गुप्त युग की शुरुआत की और उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य में ऐसा कौन सा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाहित थे। ये यानी कि राजकुमारी जो थी कुमार देवी, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था, तो ये कुमार देवी था, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी और उसी से इनका विवाह हुआ था। हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम का ये पुत्र था, जो कि बाद में इसका उत्तराधिकारी बनता है। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रमण तथा विस्तारवादी थी। इसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया। और इन्हीं विजयों के कारण ऐसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। 1 नंबर तो यहाँ से पक्का बन ही जाएगा। 1 नंबर का यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के राजकवि का क्या नाम था, तो ये हरिसेन था, जो कि इलाहाबाद नामक रचना की थी। और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि इसके शासन काल के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसकी वीणा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया है। तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ऐसा रहेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को। दूसरा प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि गुप्त साम्राज्य में ऐसा कौन सा शासक था जो कि संगीत प्रेमी था, तो ये समुद्रगुप्त था। इस बात को याद रखिएगा। साम्राज्य में जो अगला शासक आता है जिनका नाम रामगुप्त होता है, तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना, जो एक कमजोर राजा था। विशाखा दत्त कृत देवी चंद्र गुप्तम के अनुसार रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। शक राजा उसकी पत्नी ध्रुव देवी को प्राप्त करना चाहता था। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक शासक को देने का फैसला लिया, लेकिन चंद्रगुप्त यानी कि विक्रमादित्य रामगुप्त का छोटा भाई
ये बात उसे पसंद नहीं आई और उसने स्त्री वेश धारण करके शक राजा का वध कर दिया। बाद में उसने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठा। राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी इस घटना का उल्लेख किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से दो प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न ऐसा रहेगा कि रामगुप्त की हत्या किसने की थी, तो इसके छोटे भाई ने, जिसका नाम विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त था। और पहला प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था, तो ये ध्रुव देवी था। इस बात को भी याद रखिएगा, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ से हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की माता और पिता का क्या नाम था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दत्त देवी था और पिता का नाम समुद्रगुप्त था। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। इसने सांची के अभिलेखों में देवराज एवं प्रवरसेन के अभिलेखों में देवगुप्त कहा गया है। महरेली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्ण है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से उसके बाद अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बना। इसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया और शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने शकों को पराजित करने के बाद गुप्त साम्राज्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही किया था। यह गुप्त साम्राज्य का पहला ऐसा शासक था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का ऐसा पहला कौन सा शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और फाहियान का जो पुस्तक था, फाहियान का जो विवरण था, उसी से बहुत सारे विवरण हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही फाहियान आए थे। तो कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा चीनी यात्री था जो कि गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में आया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जिसका नाम फाहियान था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। सबसे पहले धन्वंतरी आते हैं जो कि आयुर्वेदिक के ज्ञानी थे। उसके बाद छनपक आते हैं जो कि विद्वान थे। फिर शकु आते हैं जो कि ज्योतिष विघा से परिपूर्ण थे। फिर वेताल भट्ट आते हैं जो कि तांत्रिक विघा के ज्ञानी थे। फिर कवि आते हैं, फिर वर रुचि आते हैं। उसके बाद फिर अमर सिंह आते हैं। तो वर रुचि जो थे ये व्याकरण के ज्ञानी थे। फिर अमर सिंह आते थे जो कि कौशकार से संबंधित कार्य से परिपूर्ण थे। फिर वराहमिहिर आते थे जो कि खगोल वैज्ञानिक थे। फिर कालिदास आते थे जो कि संस्कृत के महाकवि थे। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न यही सब थे, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कुंतल नरेश के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने 9 विद्वान से किस विद्वान को इसके दरबार में भेजा था, तो ये कालिदास को भेजा था। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कुमारगुप्त प्रथम को। तो मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के शासक का वर्ण प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम बना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि ऐसा कौन सा गुप्त राजा था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो ये कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, जो कि इस टाइप का वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के कार्यकाल में की गई थी। बख्तियार खिलजी ने इस विद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसका शासनकाल 40 वर्ष का था, जिसने
उसने गुप्त साम्राज्य को बनाए रखा। सबसे अधिक अभिलेख 18 कुमार गुप्त प्रथम के मिले हैं। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिले हैं? कुमार गुप्त प्रथम के मिले हैं। और कितने मिले हैं? तो 18 मिले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। बाद में बख्तियार खिलजी क्या करता है? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा देता है। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक। गुप्तकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिस प्रकार पहले 4 भागों में बटा हुआ था वर्ग, जैसे कि गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 भागों में विभाजित था। गुप्त काल में बाल विवाह के प्रथा को बढ़ावा मिला और भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसा था? तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। इसमें व्यापार, शिल्प और उद्योगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में सिक्कों का प्रचलन था। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये दिनार कहा जाता था। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। यह गुप्त काल के प्रमुख मंदिर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तिगुआ का विष्णु मंदिर। तिगुआ का विष्णु मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में स्थित है, जबलपुर में। भूमरा का शिव मंदिर जो कि नागौद यानी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नचना कुठार का पर्वती मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में है। फिर भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। फिर एरन का विष्णु मंदिर जो कि सागर मध्य प्रदेश में है। फिर भूमरा का शिव मंदिर जो कि सतना मध्य प्रदेश में है। फिर भीतरगांव का कृष्ण मंदिर जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। फिर नागौद का शिव मंदिर जो कि सतना मध्य प्रदेश में है। तो ये जो भी आता है ये गुप्त काल के प्रमुख मंदिर आते हैं। कई बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। गुप्त वंश अस्थायी स्वतंत्र हिंदू मंदिरों का निर्माण करने वाला पहला राजवंश था। सबसे पहले हिंदू मंदिरों का जो निर्माण करवाया था ये गुप्त वंश के शासकों ने ही करवाया था। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म के प्राचीनतम गुहा मंदिर निर्माण हुए। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म के प्राचीनतम गुहा मंदिर निर्मित हुए और गुप्तकालीन मंदिरों में सुंदर नक्काशी की गई थी। गुप्तकालीन मंदिरों में पंचायतन शैली का समावेश हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे गुप्तकालीन में अन्य कर कैसा था? तो सबसे पहले विष्ट आता है, यह बेगार या निशुल्क श्रम था। फिर बलि आता है जो कि गुप्त काल में धार्मिक कर था। फिर आप लोगों का वायु और पानी के देवताओं की पूजा के लिए इकट्ठा किया गया कर। फिर भट या भट पुलिस कर आता था। फिर प्रणय आता था जो कि ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य कर था। फिर चारासन आता था जो कि चारवाहों पर शुल्क था। फिर चाटन आता था, चाटन जो कि लुटेरे द्वारा उत्पीड़न से मुक्त कर था। फिर दशापराध आता था जो कि 10 प्रकार के अपराधों पर किए गए जुर्माने पर था। फिर हलदंड आता था, हल पर लगाया जाने वाला कर। हलदंड यानी होता था हल पर लगाया जाने वाला कर। तो कुछ कर इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे हो सकता है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे गुप्त काल से जुड़े कुछ और अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो ये गुप्त काल को माना जाता है। गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख भी मिला है। तो यहीं से सती प्रथा और बाल विवाह का प्रारंभ होता है और इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती है।
इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती है और देश का सर्वोच्च राजा होता था, और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जो कि ग्रामीण के अधीन होता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। कई बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो दिनार कहा जाता था। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में स्वर्ण युग किसे माना जाता है, तो ये गुप्त काल को ही माना जाता है। बाल विवाह और सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो प्रथम बार गुप्त काल में ही मिलता है। तो ये टोटल गुप्त एम्पायर आ जाता है। इधर देख सकते हैं टोटल इसका एम्पायर का रूलर देख सकते हैं, शासक देख सकते हैं, और इसका टाइमलाइन देख सकते हैं। गुप्तकालीन रचनाएं एवं उनके लेखक को अब आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभिज्ञान शकुंतलम से लेकर मुद्रा राक्षस तक पढ़ेंगे। सबसे पहले अभिज्ञान शकुंतलम, उसके बाद जो भी रचनाएं हुए हैं उनके जो लेखक हैं वो कालिदास हैं, कालिदास हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद फिर मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम का जो लेखक है वे विशाखा दत्त है। कौन है, तो विशाखा दत्त। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो सात जो रचनाएं किया है ये कालिदास ने किया है, और 2 रचनाएं जो किया है जिसके जो लेखक हैं, पहला मुद्रा राक्षस और दूसरा देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखा दत्त का है। फिर आगे बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे लेखक आ जाते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कालिदास, तो कालिदास जी जो थे संस्कृत के महान कवि थे। कालिदास ने महाकाव्य शकुंतला नाटक और अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि महाकाव्य शकुंतला और नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था, तो ये कालिदास ने लिखा था। फिर भारवी आता है, 6ठी शताब्दी के संस्कृत के महान काव्यों में से एक भारवी ने महाकाव्य इराताजुर्नीय लिखा था। फिर विशाखा दत्त आता है जो कि संस्कृत के महान नाटककार विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नाटक लिखा था। फिर शूद्रक आता है जो कि गुप्त काल के साहित्य में शूद्रक की रचना का भी उल्लेख मिलता है। तो शूद्रक और विशाखा दत्त, भारवी और कालिदास, इनको याद रखिएगा, कई बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको भी कवर किया है। तो अब यहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ये श्री गुप्त था। इतिहासकार वीएस स्थिम ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है, तो ये समुद्रगुप्त को पुकारा है। तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ऐसा रहेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न ऐसा रहेगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहकर पुकारा था, तो ये इतिहासकार वीएस स्मिथ ने। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज किसे कहा जाता है, तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। 13 अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो ये किस शासक से है, तो ये भानुगुप्त से है। गुप्त वंश में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, तो वह नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि कुमारगुप्त प्रथम ने निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने निर्माण करवाया था। और बाद में खिलजी डायनेस्टी का जो शासक होता है बख्तियार खिलजी, वो इसको नष्ट करवा देता है। उसके बाद फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो था ये एक चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, तो ये जब शकों को इन्होंने हराया था, यानी शकों का उन्मूलन करने के बाद इन्होंने क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो ये दिनार कहा जाता था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। कुमार शंभु महाकाव्य किस कवि ने लिखा, तो ये किस कवि ने लिखा था, तो ये कालिदास ने लिखा था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो ये किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो ये जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था,
तो ये किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, तो ये गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे पहले आपको मिले। अगर आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो को देखें तो अपने 3 मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, उन सभी वीडियो को देख लीजिए और अपनी तैयारी को सफल बनाइए। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ।